गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग सेवारत शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने सेवारत शैक्षिक कार्यक्रम क्या है और इसमें किस प्रकार की योजना या इसकी सूची या इसके किस प्रकार के उद्देश्य या किस प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं उसके बारे में अध्ययन। आज हम इससे संबंधित सुझावों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह एक कॉन्सेप्ट जो है सेवारत अध्यापक शिक्षा का, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है या बहुत पुरानी विचारधारा नहीं है। इसका एक बहुत कहना चाहिए 1986 की शिक्षा नीति में विशेष रूप से इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि चूंकि एक अध्यापक शिक्षा का जो विषय है या एक अध्यापक की प्रशिक्षण की जो बात है वो प्राचीन काल में तो हुआ नहीं करती थी। अंग्रेजी शासन काल में आकर इससे संबंधित एक अध्यापक के प्रशिक्षण पर की जो है योजना या उसका विचारधारा सामने आई थी और फिर धीरे धीरे इसका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। फिर ये बात सामने आने लगी कि जो एक प्रशिक्षण प्राप्त करके निकल जाता है उसको भी रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता होती है और इसी फंक्शन में आकर और सेवारत शैक्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई और उस पर विचार किया गया। तो निश्चित है कि यह एक नई योजनाएं हैं, अभी बहुत ज़्यादा इसको अनुभव एकत्रित होने शुरू हुए हैं, तो उसमें भी और क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि हम सब देखते हैं कि जो समर वेकेशन होते हैं, गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, उनमें जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए 10 दिन 15 दिन महीना सवा महीने का एक प्रोग्राम नियमित रूप से आयोजित होता रहता है, जिसमें कि शिक्षक अपने पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं कि कोई नई नीति आई है तो उसके बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, कोई विषय वस्तु से संबंधित या किसी अन्य एक्टिविटीज़ के संबंध में, जैसे अभी बीच में था कि लड़कियों को कराटे या आत्म सुरक्षा के लिए सब जो एक्शन है या अपनी आत्म सुरक्षा के जो उपाय हैं वो लड़कियों को आने चाहिए। तो इसी प्रोग्राम के तहत सरकार ने जो है विभिन्न विद्यालयों में तो प्रोग्राम चालू करा ही करा, साथ ही जो टीचर्स की जो एक समर वेकेशन में जो ट्रेनिंग होती है उसमें कराटे के प्रशिक्षण पर बल दिया और उसका आयोजन कराया। तो कहने का मतलब ये है कि एक इस प्रकार के आयोजनों का, इस प्रकार की व्यवस्थाओं से ये है कि शिक्षकों के विकास में सहयोग मिलता है और एक उनकी जो नवीन रिफ्रेशमेंट जो होता है उसका इफेक्ट छात्रों के ऊपर आता है, क्योंकि समय के साथ चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक भी समय के साथ चले और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है वह शिक्षक को समय के साथ चलना सिखाते हैं। इसीलिए कुछ सुझावों पर हम बात करेंगे, जैसे जो शिक्षा आयोग ने जो सिफारिशें की, सुझाव प्रस्तुत किए, हम पहले उनके बारे में बात करेंगे कि सेवारत शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित सुझाव की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो हम अभी देखेंगे वो हम देखेंगे कि शिक्षा आयोग के सुझाव कौन से हैं। शिक्षा आयोग के सुझाव, क्योंकि शिक्षकों के विकास का जो उत्तरदायित्व है यहीं पर होता है, तो उन्होंने इससे संबंधित कुछ विचारधाराएं भी रखी। तो सबसे पहला था कि विश्वविद्यालय को इसका उत्तरदायित्व निभाना होगा, यानी कि विश्वविद्यालय स्तर पर व्यवस्था। विश्वविद्यालय स्तर पर व्यवस्था यानी कि एक प्रशिक्षण की, जो एक अध्यापक शिक्षा के प्रशिक्षण की जहाँ पर बात आती है तो इसका उत्तरदायित्व विश्वविद्यालयों को भी अपनाना होगा, क्योंकि जो ये प्रशिक्षण की बात आती है ये दो तरह से होती है। एक तो माध्यमिक शिक्षा के बाद में होती है एसटीसी की, और एक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए जो होती है वह बैचलर डिग्री के बाद आयोजन किया जाता है, अर्थात कि बीए करने के बाद, बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद विद्यार्थी बीएड की ट्रेनिंग लेते हैं, जिसके लिए आवश्यक होता है कि चूंकि बीए करने के बाद में आ रहे हैं
प्रशिक्षण। सीमित साधनों में सफल कार्य का प्रशिक्षण, अर्थात कि निश्चित है कि हमारे अधिकांश विद्यालयों में उतने साधन उपलब्ध नहीं होते, अर्थात सीमित साधन होते हैं, और उन्हीं सीमित साधनों के अंतर्गत एक शिक्षक किस प्रकार से अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकता है, इसके लिए ही इसका ही प्रशिक्षण दिया जाए। यानी कि सीमित साधनों में एक अध्यापक किस प्रकार से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, इस चीज का प्रशिक्षण उन्हें प्रदान किया जाए, जिससे कि वह उन सीमित साधनों में एक सफल शिक्षक की भूमिका निभा सके। तो इसके लिए अनिवार्य है कि सबसे पहले तो सीमित साधनों में किस तरह से कार्य किया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरी चीज कि ये जो प्रशिक्षण कार्य किए जाते हैं, है ना, सीमित साधनों में जब कार्य की बात आती है तो एक तो पहली बात तो यहाँ पर सीमित साधनों में किस प्रकार से अच्छा शिक्षक प्रभावी शिक्षण कार्य कर सकता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरा, इस तरह के प्रशिक्षण प्रत्येक 5 साल में 3 माह का प्रशिक्षण कार्य यानी कि जब सीमित साधनों में किस प्रकार से शिक्षक को कार्य करना है, इसका प्रशिक्षण देने की बात आती है, तो यहाँ पर इस बात पर भी बल देना होगा कि उनको इस चीज के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए हर 5 साल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए, और वह भी 3 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। यह एक सुझाव है। अगला इसमें एक और तीसरा पॉइंट इसमें रखा गया है, वह है सेवा काल में ही होना चाहिए। सेवा काल में ही हो, सेवा काल में ही हो, अर्थात ऐसा नहीं कि 3 महीने के लिए विद्यालय छोड़कर और प्रशिक्षण कार्य के लिए जाना है, वो नहीं। विद्यालयों में ही उसी जो उसका कार्य सेवाकालीन समय है, उसी समय के अंतर्गत उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक तरह से हर 5 साल में 3 माह का रिफ्रेशमेंट कोर्स अवश्य होना चाहिए। अगली बात इसके अंतर्गत जो है वह है राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए नीति का निर्माण किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण, राष्ट्रीय स्तर पर नीति का निर्माण होना अनिवार्य है, क्योंकि एक व्यवस्थित नीति निर्मित होती है तो उसका प्रभाव मनोवैज्ञानिक रूप से हर शिक्षक पे या हर व्यक्ति पर पड़ता है। तो उन्हें एक तरह से कहा जाए कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके लिए ये सबसे बड़ी चीज कि क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर साधन, समय और श्रम बहुत अधिक लगता है, क्योंकि इस प्रशिक्षण के लिए साधन, समय और धन, इन तीनों की व्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर नीति का निर्माण होना चाहिए। यहाँ इस बात को स्पष्ट हो कि यहाँ 2 तरह की बात आती है। राष्ट्रीय स्तर पर नीति का निर्माण हो, उसमें सबसे पहली चीज तो है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर जब बात आती है तो हर शिक्षक इस बात के लिए एक मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है, दबाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव वो हर एक पर पड़ता है कि हमें ये प्रशिक्षण प्राप्त करना है। अगर ये राष्ट्रीय स्तर पर नीति का निर्माण नहीं होता है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जैसे राजस्थान में, गुजरात में नहीं, तो राजस्थान के शिक्षकों का एक जो मॉरल है वो थोड़ा डाउन होने लगता है कि वहाँ तो होता नहीं, हमें जबरदस्ती का घसीटा जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अनिवार्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्माण, नीतियों का निर्माण हो। दूसरी चीज यहाँ पर इसलिए अनिवार्य राष्ट्रीय स्तर पर क्योंकि इस प्रशिक्षण के लिए समय भी लगता है, धन भी लगता है, और इसमें साधनों की भी आवश्यकता होती है। अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर जब होता है तो हर
इस एक उचित नीति का निर्धारण होता है जिससे कि साधनों को जुटाना सबके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति का निर्माण होना चाहिए। फिर प्रशिक्षण, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शिक्षण अनुसंधान राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिषद के सुझाव, ठीक है ना। इसके सुझाव के अनुसार 3 बातें यहाँ पर कही गई कि शिक्षकों की इसमें 3 बातें, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद को सुझाव दिए गए कि वह प्रत्येक राज्य में, इस परिषद की तरफ से जो सुझाव थे उसके अनुसार प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था हो, ठीक है। फिर दूसरी बात जो यहाँ पर कही गई वह है माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण, माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण। का प्रशिक्षण, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद का जो सुझाव था उसके अनुसार प्रत्येक राज्य के अंदर अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें कि एक तो प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर विशेष कोई ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है, इसीलिए उस पर बल दिया गया। फिर बाद में माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण, माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, और यहीं पर केवल शिक्षक ही नहीं प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तभी सेवारत कार्यक्रम में जो है वो केवल एक शिक्षक ही नहीं, प्रधानाध्यापक में को भी जो आवश्यकता है कि पुनः अपने जो कुछ प्रशिक्षण उसने अब तक प्राप्त किया है, जिस तरह से वो कार्य कर रहा है, उसमें पुनः एक बार नई जानकारियों को उसे ऐड करने की या उनको सम्मिलित करने की आवश्यकता होती है। तो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कुछ लोग होते हैं जो नियमित अध्ययनशील रहते हैं, तो वो एक अपने स्तर पर उनको ऐड करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें के कमी, समय की कमी के कारण है या व्यवस्थित, जैसे कि बहुत दूर जॉब होती है, अप डाउन करते हैं, तो उनका अधिकांश समय आने जाने में ही व्यतीत हो जाता है, जिस कारण उनके पास बहुत अधिक समय नहीं होता है कि वो विभिन्न प्रकार की नई सूचनाएं या जानकारियों को सही ढंग से, मतलब ये कहा जाए कि स्वतः प्रशिक्षण खुद का कर सके। तो ऐसे में ये जो कार्यक्रम है ये एक शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। फिर बाद में है सतत शिक्षा कार्यक्रम की व्यापक व्यवस्था। सतत शिक्षा कार्यक्रम की व्यापक व्यवस्था, ठीक है ना। सतत शिक्षा कार्यक्रम की व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो निरंतर सतत शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि निरंतर रूप से, क्योंकि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। मनुष्य के जन्म के साथ इसका प्रारंभ होता है, जो उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होता है। तो ऐसे में बहुत अनिवार्य है कि एक
शिक्षा जो निरंतर रूप से एक शिक्षक के लिए तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि वो एक निरंतर रूप से नई नई जानकारियों से निरंतर रूप से जुड़ता रहे और उसका छात्रों को लाभ प्राप्त हो सके। इसीलिए सतत शिक्षा कार्यक्रमों की व्यापक कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए। अब जब व्यापक कार्यक्रम की बात आती है तो विद्यालय की व्यवस्था कैसे हो, शिक्षण नीतियां कौन सी होनी चाहिए, शिक्षक के छात्रों के विकास के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जाने चाहिए, समुदाय के साथ में उसकी समुदाय की जो आवश्यकताएं हैं वो भिन्नता होती हैं या उनमें परिवर्तन आता रहता है या जुड़ती रहती है, तो वो चीजें विद्यालय तक पहुंचनी चाहिए। तो वो किस तरह से हो, यानी कि ये जो कार्यक्रम है केवल एक शैक्षिक विकास मात्र यानी कि कहा जाए कि विषयगत विकास मात्र तक ही सीमित ना रहे बल्कि यह व्यापक उसका क्षेत्र होना चाहिए। अगली बात इसमें जो आती है गहन चिंतनशीलता का विकास। गहन चिंतनशीलता का विकास, ठीक है ना। गहन चिंतनशीलता का विकास होना भी यहाँ पर अनिवार्य है क्योंकि एक शिक्षक में अगर गहन चिंतन और मनन करने की क्षमता नहीं है तो ये मानकर चलिए कि वह किसी भी विषय के प्रति गंभीरता या गहन जो जानकारी जब तक शिक्षक के पास नहीं होगी तो वह बालक को उचित जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकेगा। इसीलिए गहन चिंतन और मननशीलता का होना बहुत अनिवार्य है। अगली बात आती है शिक्षकों में परस्पर तालमेल, क्योंकि पुराने और नए शिक्षकों में तालमेल का होना बहुत अनिवार्य है। तो ये तालमेल किस तरह से स्थापित किया जाए, क्योंकि एक अध्यापकों के आपसी तालमेल न होने की वजह से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्यालय पे क्या प्रभाव पड़ता है और यदि आपसी तालमेल है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीजें भी एक शिक्षक के लिए बहुत मायने रखती हैं। इसीलिए एक आपसी तालमेल का होना बहुत अनिवार्य है। तो ये इसका भी एक प्रशिक्षण प्राप्त मतलब इस सेवा कार्यक्रम के लिए एक सुझाव है कि आपसी तालमेल, क्योंकि जो पूर्व शिक्षक जो जैसे सेवा पूर्व शिक्षक जो है वो और अभी सेवारत शिक्षक है उनमें आपसी तालमेल नहीं है, तो क्योंकि प्रशिक्षण या अनुभव तो उनके द्वारा भी प्राप्त होते हैं, तो अगर आपसी तालमेल है तो एक विकास जो है वो नई दिशा निकलकर सामने आती है। फिर बाद में है योग्य एवं प्रशिक्षित विशेषज्ञ। योग्य एवं प्रशिक्षित विशेषज्ञ, ठीक है ना। योग्य एवं प्रशिक्षित विशेषज्ञों का होना भी अनिवार्य है। उनके बिना कार्य की सफलता संभव नहीं है, क्योंकि वे प्रशिक्षित हैं तभी वह शिक्षकों को प्रशिक्षित कर पाएंगे, उनमें योग्यता है तभी वह सबको संतुष्ट कर पाएंगे। अगली बात आती है सेवारत कार्यक्रम में स्व प्रेरणा एवं प्रोत्साहन, यानी कि कार्यक्रमों में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि शिक्षक इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्वतः ही प्रेरित हो। इस प्रकार से नीतियों का निर्माण होना चाहिए, इस प्रकार की योजनाएं निर्मित होनी चाहिए कि शिक्षक को विशेष रूप से अभिप्रेरित करने की आवश्यकता ना हो, वह खुद सेल्फ मोटिवेटेड होकर और इनमें भाग ले और इसमें और इन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाना चाहिए। जहां पर एक तरफ ये प्रयास हो कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, दूसरी तरफ ये प्रयास होने चाहिए कि हम उन्हें प्रोत्साहन के माध्यम से इन कार्यक्रमों के प्रति सजग करें या भाग लेने के लिए इन्हें प्रोत्साहित कर सकें। फिर आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन होना भी जरूरी है। क्यों? मूल्यांकन दो तरह से होगा। पहला तो कार्यक्रम के दौरान
ठीक है ना। यानी कि जब प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है उस बीच में भी मूल्यांकन होता रहना चाहिए कि जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो सफल हो भी रहा है, उसके कुछ उपयोगिता नजर आ भी रही है या नहीं, और एक पूर्ण होने के बाद की जो सिखाया गया वो कितना अध्यापकों ने सिखाया, उनका क्या फायदा रहा। फिर बाद में कार्यक्रम की उपयोगिता को समझना। शिक्षकों द्वारा कार्यक्रम की उपयोगिता को समझना। ठीक है ना। शिक्षकों के लिए बहुत अनिवार्य है कि वो इस कार्यक्रम की उपयोगिता को समझें, क्योंकि कई बार होता है कि कौन जाए, ये भेजा भारी है, क्यों फालतू का टाइम खराब किया जा रहा है, इसमें कोई फायदा नहीं होता। ये एक सोच जो होती है, यानी कि नकारात्मक जो सोच है उसको सकारात्मकता में बदलना होगा और उन्हें शिक्षकों को इस बात के लिए एहसास कराना होगा कि ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इनसे उनका ही फायदा है, उनका ही भला है, उनका ही विकास इसमें हो रहा है। इसीलिए मतलब ये कार्यक्रम एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, इस उपयोगिता को हमें समझना होगा। फिर बात में है हाँ, तो यहाँ पर ये बात है कि धन, समय और इसकी आवश्यकता होती है, इसीलिए यानी कि ये जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षा आयोग के द्वारा जो सुझाए गए ये सुझाव थे। आज हम यहीं तक अपनी बात को करते हैं, अन्य सुझावों को हम कल इसके संबंध करेंगे और कल करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा अभी कंटिन्यूशन में है, इसलिए हम कल ही इससे संबंधित गृह कार्य आपको देंगे। तो अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।